वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वह क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस और 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस उतना ही इंपोर्टेंट है जितना आपका एग्जामिनेशन। तो प्लीज इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि मैं समझा के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर वो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, जो एग्जामिनेशंस में आने के जो उसमें से चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को, इस पूरे सेट को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आखिर वो 100 क्वेश्चंस कौन कौन सा है और 30 क्वेश्चंस कौन सा है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की बातें करें, मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश से पढ़ के इसका जवाब दूंगा। आप यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसके जवाब आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बच्चा, इसमें से मैनेजमेंट का अगर बातें करें कौन सा इंसेंस हो सकता है। पहला दिया हुआ कोऑर्डिनेशन, दूसरा दिया है ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है स्टाफिंग, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। आप लोग बताओ क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो होता है सबसे मेन इंसेंस होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि इसमें आता है कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे चीज इसी में आ जाता है। ठीक है ना, बिना इसके काम नहीं चल सकता। इसीलिए फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। बात समझ में आ रहा है, मैं इस तरीके से आपको समझाने वाला हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इंग्लिश की बातें कर रहे हैं। तो बोला कि यहाँ पे मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। आप बताओ ये स्टेटमेंट कौन बोला है। आप लोग को अगर मालूम होगा तो आप लोग पहले अपने दिमाग में क्वेश्चंस को सही तरीके से रखो, जहां क्वेश्चंस ये, इसका आंसर ये, और जब मैं आपको बोलूंगा आंसर तो अपने हिसाब से मैच कर लो और देखो कितना सही हुआ। इससे क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो आप जवाब दोगे यहाँ पे, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पे, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज होम, अगर बातें करें, पहला ऑप्शन दिया जॉर्ज आर टेरी, दूसरा दिया अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशंस, और तीसरा अगर बात करें सी ऑप्शन हेनरी फेल्स, और डी ऑप्शन दिया नॉन ऑफ दीज। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो है ना हेनरी फेल के हिसाब से रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बताया था मैनेजमेंट जो होता है ना इज ए प्रोफेशन होता है। ये याद रखना है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी। इसी हिसाब से यहाँ पे हिंदी वाले में भी आप बी लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें, देखो बच्चा क्वेश्चन जो है ना वो घूम फिर के जो है ना वही आता है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, जो अभी तक एग्जाम हो चुका है, उस एक क्वेश्चंस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करो। आपका 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90% गारंटी के साथ बोल रहे क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कहा जाए, लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन बोला गया है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट किसको कह सकते हैं बच्चा, यहाँ पे हिंदी में भी अगर आप देख लो तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने देख लिया। अब यहाँ पे इंग्लिश में अगर बात करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शंस दिया हुआ, ए टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज ओनली, टुवर्ड्स कंज्यूमर्स ओनली, टुवर्ड्स ऑल। ये सबके लिए होता है। ठीक है, ये जो समाज के जो जिम्मेदारी होता है, अगर खास कर कहा जाए मैनेजमेंट के लिए, वो क्या होगा, सबके लिए होता है। इसीलिए ऑप्शंस क्या होगा बच्चा, डी ऑप्शंस होगा, टुवर्ड्स ऑल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। ठीक है, प्रबंध कला है, ये तो आप पढ़ लो हिंदी में। और यहाँ पे इंग्लिश में देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, क्या होना चाहिए, डूइंग वर्क हिमसेल्फ taking work from the others, या both for doing works himself and taking work from others, या none of these। देखो मैनेजमेंट जो होता है ये तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, ये एक आर्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम किस तरीके से दूसरों से काम लें, वही तो एक मैनेजमेंट होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, आप ये लगाओ, सी वाला ऑप्शन लगाओ, बोथ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम द अदर्स। यही तो मैनेजमेंट होता है ना भैया, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब अच्छे से जाके मेरा वीडियो लिस्ट चेक करो, बिजनेस स्टडीज का मैंने वीडियो बना है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे यही कहा है, जो मैनेजमेंट अगर बातें करें, एक आर्ट तो होता है, लेकिन ये खुद से और दूसरे से कैसे काम लिया जाए, यही तो मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की अगर बातें करें, आप लोग हिंदी में पढ़ते जाओ। जिसको अगर हिंदी प्रॉब्लम है, जिन्हें हमको हिंदी में बताने हैं, जवाब चाहिए, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैं इसको इंग्लिश में
बातें करके तो इंग्लिश वाले को भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बातें करें बच्चा तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग सोचो जो यहाँ पे मैनेजमेंट का नेचर क्या होना चाहिए। एज एन इनबॉर्न एबिलिटी होता है, एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी होता है, एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ, नन ऑफ दीज। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एबीसीडी के हिसाब से। तो आप लोग बताओ बच्चा व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपने सोच लिया। अब हम यहाँ पे जवाब देते हैं मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो सी होता है, एज अ इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ, दोनों होता है, इनबॉर्न भी होता है और उसको एक्वायर भी किया जाता है। इसी वजह से इसका नेचर जो होगा वो सी होगा, मैनेजमेंट का नेचर सी होगा ऑप्शन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसको समझते चले जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में यहाँ पे आप हिंदी में, सॉरी 4 नहीं 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। तो बोला गया यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ होम। पॉलिसी अगर बातें करें जो हिंदी में होता है नीति, वो किसके द्वारा अगर कहा जाए तो बनाया जाता है, निर्धारण किया जाता है। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ होम, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया टॉप लेवल मैनेजर्स के हिसाब से होना चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजर को होना चाहिए, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए? टॉप लेवल मैनेजमेंट की है ना फंक्शंस ऑफ होता है। हमेशा ध्यान रखना जो पॉलिसी का जो काम किया जाता है ना, वो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से ही हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा हुआ है इन व्हाट फॉर्म मैनेजमेंट साइंस इज, इन व्हाट फॉर्म मैनेजमेंट साइंस इज। तो आप यहाँ पे हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब बोला कि प्योर साइंस होता है, सिंपल साइंस होता है, सेमी साइंस होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है। क्या है ये? इन व्हाट फॉर्म मैनेजमेंट साइंस इज। तो यहाँ पे होना चाहिए प्योर साइंस तो होता नहीं, अगर साइंस होता तो भाई हम लोग कॉमर्स की बातें क्यों करते हैं यहाँ पे। ये प्योर साइंस की बात नहीं करेंगे, ये सिंपल साइंस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की बातें कर लेते बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे कौन ऐसा अगर देखा जाए जो मैनेजमेंट का अगर कहें तो उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने हिंदी में यहाँ पे देख लिया होगा, पहला दिखा हुआ यहाँ पे ऑप्शंस अर्निंग प्रॉफिट, नॉट लगा हुआ है, इस पे ध्यान देना है, नॉट, ठीक है, नहीं है इसमें से, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट, फिर बी ऑप्शंस लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात करें प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, और चौथी बात यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, डी ऑप्शंस। तो बताओ यहाँ पे नॉट एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशंस की बातें करें, यहाँ पे देखो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट की बातें करें, ये सब तो ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे डी ऑप्शंस नहीं होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस यहाँ पे काम, वो तो टॉप लेवल की बातें किया जाता है ना, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे बातें क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे डी लगाएंगे। ठीक है, आप लोग जवाब अपना खुद से वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर की बातें कर सकते हैं। इसमें से अगर आप देखो बच्चा क्या क्वेश्चन है, बहुत देखो जितने भी साइंटिस्ट के द्वारा जो भी अगर बात करें बिजनेस स्टडीज में है, साइंटिस्ट लोग जो डेफिनेशंस दिए हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेना, 100% क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। फिलहाल तो यहाँ पे टेलर की बातें कहा जाए, इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर कहें एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा नहीं दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फिर लिखा है बी फंक्शनल फोरमैनशिप, तीसरा दिया हुआ कोऑपरेशन नॉट डिवीजन, क्या लिखा है इंडिविजुअलिज्म, और डी ऑप्शन की बात करें हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर। ठीक है, क्या बच्चा इसमें क्या होना चाहिए? नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे यही, ठीक है नहीं, ये सब तो है ही है, तो ये ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 9 का क्या होगा? बी होगा। फंक्शनल फोरेंसिक की बातें करें, ये एफ.डब्ल्यू. के जो है ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बातें नहीं है, बाकी बात ये सब दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 9 का क्या होगा बच्चा? बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे आ गया हेनरी फॉयल। Who was हेनरी फॉयल? आप बताओ, इतना आसान क्वेश्चंस पूछता है बच्चा तो कैसे काम चलेगा? अब इतना क्वेश्चन भी, आसान क्वेश्चंस भी अगर आप लोग याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ क्या था? माइनिंग इंजीनियर था, अकाउंटेंट था, प्रोडक्शन इंजीनियर था, या साइंटिस्ट था? क्या था? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे
माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, कौन? हेनरी फुएल की अगर बातें करें, ये माइनिंग इंजीनियर थे। समझ में आ गया? आप खोज लेना। ठीक है, यही होना चाहिए, यही है, यही थे। अब आगे बोला कि यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर क्या होना चाहिए? मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए बच्चा? अब हिंदी में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, क्या होना चाहिए? बोला कि यहाँ पे द एक्सपेरिमेंट डन बाय द टेलर किस तरीके से था? मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। मुझे तो लग रहा है दोनों मिला के था ही, एक और भी यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये थे फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी की बातें करें, ये इनके द्वारा पूरे तरीके से इसमें काम किए थे। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल डन जो हुआ था एफ.डब्ल्यू. टेलर का, यही काम इसमें किए थे। ये भी थे अलग अलग, लेकिन पूरे तरीके से कंबाइंड की बात करें तो यही बात बोले थे वो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया। 11 का क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 12 नंबर, तो बोला कि यहाँ पे द इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वर्कर्स आर पेड वेजेज। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हो। बोला कि यहाँ पे इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वर्क्स आर पेड वेजेज क्या होना चाहिए? जो ट्रेडिशनल है, जो शुरू से करते आ रहा है, ठीक है ना, उसका बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? लो, हाई या मैक्सिमम या नन ऑफ दिस। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वर्कर आर पेड वेजेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है ना? क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है ना? तो 12 का क्या होना चाहिए? मैक्सिमम या हाई? नहीं, ट्रेडिशनल है, सॉरी, ट्रेडिशनल्स की बात कर रहा है। इसका आंसर जो है ना मैक्सिमम नहीं होगा, क्या होगा? ए, लो होता है। जो ट्रेडिशनल मतलब मान लो मॉडर्न होता है तब मैक्सिमम की बातें कर लेते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वर्कर्स आर पेड वेजेस लो होता है। जो पहले लोग काम करते थे उसके हिसाब से ट्रेडिशनल। जब ट्रेडिशनल अप्रोच की बात किया जाता है तो इसका मतलब ये पुराने ख्यालातों का है। इसका मतलब यही हुआ, इसमें लो वेजेस होगा। तो 12 का क्या होगा बच्चा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या करें यहाँ पे? हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बताओ कौन थे? गिलबर्ट थे, टेलर थे या रॉबर्टसन्स थे? ठीक है ना, रॉबर्टसन्स थे या किम्बल थे? बताओ किम्बल थे। कौन थे यहाँ पे? 13 की अगर बातें करें, कौन थे? हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, इसमें आप गलत नहीं हो सकते हो। क्या है? टेलर थे ना? ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चा, वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रोडक्शंस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। प्रोडक्शन जो था साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो क्या था? अगर कोई भी अगर हम लोग मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं और उसमें भी साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया तो मैक्सिमम में होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है बच्चा? बात समझ में आ रहा है? आप लोग हिंदी में उस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, समझे और अपना आंसर खुद से लिखें। अब जब हम आपको बता रहे हैं उसको आंसर्स को क्या करो, अपने हिसाब से मैच करो और देखो कितना आप सही हो रहे हैं। इससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा, जैसे कि मैं बात अभी तक करते आ रहा हूं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 14th नंबर देख लिया, मैक्सिमम होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर। बोला कि यहाँ पे बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स गेट क्या होता है? आप हिंदी में यहाँ से पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर गेट प्रॉफिट। क्या पहला ऑप्शन दिया? प्रॉफिट या लॉस या नो इफेक्ट होना चाहिए। 15 का इतना आसान क्वेश्चंस की बातें चल रहा है बच्चा, तो आप आराम से बता सकते हो। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वहां पे क्या था? मैक्सिमम। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिटेड होगा। अगर जितना ज्यादा सेल्स की बातें करते हैं, जितना ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलो ये भी बात समझ में आ गया। तो 15 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16, लिखा हुआ है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्कर आर। ध्यान सुने, क्वेश्चन क्या बोला गया? बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स, ठीक है, ऑफ वर्कर आर इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड या एवरेज या डू नॉट इफेक्ट या नो इफेक्ट। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट से अगर कोई वर्किंग आवर की बातें किया जाता है बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखना उसके काम में जो टाइम है वो कमी आता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेंदी नहीं होता। अगर साइंटिफिक तरीके से अगर करते हैं कोई भी काम तो उसमें समय की क्या आता है? कमी आता है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, 16 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 बोला गया है लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन क्या होगा? सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल या टोटल फेल्यूर, नन ऑफ दिस। पहली बात हम आपको बता दें बच्चा, ये जो लिबरलाइजेशन की बातें करते हैं पॉलिसी के हिसाब से, तो लिबरल का मतलब क्या होता है? छूट। जिसमें क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऐसे पॉलिसी तैयार किया जाता है जिसमें हम लोग बात करते हैं
कोई भी चीज को उसकी पॉलिसी के हिसाब से छूट देना, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा इंडिया में खासकर बोला गया लिबरलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कह सकते प्रभाव की बात तो नहीं है, लेकिन क्या रहा यहाँ पे, तो सक्सेसफुल रहा, मतलब अभी तक कामयाब है। जब से अगर लिबरलाइजेशन की बातें करते हैं, ठीक है ना, तो जो लिबरलाइजेशन जो उदारीकरण है वो इंडिया में सक्सेसफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। पॉलिसी बदलने की वजह से इंडिया में अगर कहें तो नए नए जो है ना बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें तो बोला गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखो व्यवसाय का आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले क्या है, अब यहाँ ऑप्शन देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, फिर है तीसरा नंबर ऑप्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे 18 का डी दिया गया यहाँ पे जो ऑल ऑफ दीज क्या होना चाहिए। तो मुझे तो लग रहा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो बिजनेस के लिए होता है, इन्फ्लुएंस करता है, मैंने अभी बताया अगर लिबरलाइजेशन की बातें करते हैं, लिबरलाइजेशन की बातें करते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी सही होना जरूरी है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना सही जरूरी है। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें से बताओ आप लोग, नोट लगा हुआ है नोट, ठीक है, इसमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस इन्वायरमेंट का वो नहीं, ठीक है। आप हिंदी में यहाँ पढ़ सकते हो, बोला गया अनसर्टेनिटी, ठीक है, एम्प्लॉयज की बातें कर सकते हैं, या रिलेटिबिलिटी की बात कर सकते हैं, रिलेटिविटी की बात कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयज, ठीक है, क्या है ये तो पता ही है, बिजनेस में क्या है अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे रिलेटिविटी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन ये नोट लगा हुआ है, तो नोट के लिए यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉयज, ठीक है। इसलिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बी हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान सुन लो, 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें 20 नंबर, बोला कि व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर, ये तो अच्छे तरीके से बहुत सारे बच्चे को भली भांति मालूम है, जो भाई नवीन आर्थिक नीति जो घोषित हुआ था वो बताओ बच्चा कब हुआ था, 1990 में हुआ था, 1991 में हुआ था, या 1992 में हुआ था, या 2001 में हुआ था। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे को मालूम है, आंसर क्या होगा, 1991 में अगर कहा जाए तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। बाकी बात आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग आर, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जिससे जो है ना प्लानिंग, आपको याद होगा प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक होता है कि नहीं है, तो क्राइटेरिया कौन कौन ऐसे हैं जो आपको जो है ना सही तरीके से इफेक्ट करेगा। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा लिखा है यहाँ पे प्रैक्टिबिलिटी, और तीसरा लिखा हुआ है फ्यूचरिटी, जो कि मालूम होना चाहिए। तो 21 को तो हमको लग रहा है ये सारे ऑप्शन सही है। एक तो मैंने अभी बताया था जो प्लानिंग क्या होता है डेफिनेशन के हिसाब से, देखो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, प्रैक्टिकल भी है, और फ्यूचर भी है। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा बच्चा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज, जितने भी है तीनों इसमें जो है ना प्लानिंग में आता है, इसके क्राइटेरिया को पूरी तरीके से फुलफिल करने के लिए। सो योर आंसर इज 21 का डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, तो बोला कि द प्लानिंग इज ए स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है, द प्लानिंग इज ए स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। आप बताओ यहाँ पे जो प्रबंध है, ठीक है ना, उस प्रबंध में जो नियोजन की बात किया जाता है, प्लानिंग इज ए स्टेप ऑफ क्या है, फर्स्ट की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, नहीं सेकंड तो नहीं लिखा हुआ, मीडियम की बातें करते हैं, या लास्ट है, या ऑप्शनल है, बताओ बच्चा क्या होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए प्लानिंग जो होता है ना मैनेजमेंट के लिए वो सबसे पहला स्टेप होता है, बिना प्लानिंग का हम लोग के काम नहीं कर सकते हैं। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग की बातें होगा, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं स्टाफिंग की बात होगा, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, है कि नहीं। इसी वजह से इसका जो आंसर जो होगा वो क्या आंसर होना चाहिए, फर्स्ट। बात समझ में आ गया। सो प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, बोला गया हिंदी में, इंग्लिश में बोला गया, हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो, आपने देख लिया क्या कह रहा है, ठीक है। अब इंग्लिश में देखो, अब बोला गया प्लानिंग, अ प्लान इज अ ट्रैप ऑफ कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ होम, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, प्लान इज अ ट्रैप ऑफ कैप्चर, ऑफ होना चाहिए, ठीक है, ऑट लिखा गया, ऑफ कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज कौन, न्यूमैन, हर्ली,
एलन या टेरी? क्या होगा आंसर बच्चा इसका? तो आंसर होगा इसका सी, एलन। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एलन के द्वारा जो ये बातें स्टेटमेंट कहा गया था। ये याद रखना पड़ता है, याद कर लो ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन जो बोल रहे हैं 100% हमेशा ध्यान रखना, आएगा ही आएगा। अब इस वीडियो में से क्वेश्चन है ना, अच्छे तरीके से पढ़ लो। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे 24 नंबर, अ गुड प्लान इज, जो अच्छा प्लान होता है बच्चा वो क्या होना चाहिए? जो अच्छा प्लान होगा वो क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, फ्लेक्सिबल होगा या रिजिड होगा? बताओ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। अ गुड प्लान इज क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो कोई अगर अच्छा प्लान होता है ना उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखो एक्सपेंसिव होना अलग बात है, लेकिन एक्सपेंसिव तो हो ही सकता है, प्लान जो भी अगर बनाते हैं उस पर टाइम भी कंजम्पशन लगते हैं और प्लान के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब कोई चीज अगर मान लो प्लान में अगर गड़बड़ी अगर होता है तो उसमें चेंज, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? चेंजेस कर सकते हो, है कि नहीं? इसी वजह से हम कह सकते हैं जो गुड प्लान होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जब जैसे हमको जरूरत पड़ा उसके हिसाब से हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? सी। 24 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे 25 नंबर, ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द, बिगिनिंग होता है, एंड होता है, या बिगिनिंग एंड बोथ होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है? आपने यहाँ पे हिंदी में अगर बातें करें तो आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, क्या होगा बच्चा? तो देखो अगर बातें करें, ऑल मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज होता है, प्लानिंग इज द बिगिनिंग एंड बोथ, मतलब कह सकते हैं बिगिनिंग भी होता है और एंडिंग भी होता है पूरे तरीके से। ठीक है ना, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द बिगिनिंग एंड, और एंड एंडिंग भी होता है, दोनों होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया पर 26 नंबर क्वेश्चन की बातें करें तो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। बताओ, आप लोग कमेंट करो कि कितना हो सकता है अकॉर्डिंग टू। वैसे तो आप वीडियो देखोगे तो उसमें आंसर पता चल ही जाएगा, लेकिन अपने आप बताओ पहले, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अगर बातें करें बच्चा तो क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? तो होना चाहिए 4। ठीक है, 4 था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग जो होता है वो 4 है। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा 26 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 26 का जो आंसर होगा कितना होगा? सी होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर पे आते हैं। बोला गया सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइज जो होता है केंद्रीकरण की अगर बातें करें, यहाँ पे है लिखा हुआ केंद्रीकरण का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, बी ऑप्शन की बातें चल रहा है डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, सी ऑप्शन बोला क्रिएटिंग डिवीजन एज प्रॉफिट सेंटर्स, ठीक है, और ओपनिंग न्यू सेंटर ऑफ ब्रांचेज। तो 27 की अगर बात करें आंसर जो होना चाहिए बच्चा वो रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होता है, सेंट्रलाइज जैसे केंद्र सरकार है ना, पूरे तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं पीएम, है कि नहीं। तो एक तरीके से वो एक डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होता है। उसी तरीके से बिजनेस में अगर बातें करें तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन जो रेफर करता है वो रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑथोरिटी होता है, वो ऑथेंटिक होता है, ऑथोरिटी होता है, सेंट्रलाइज। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा इसका? 27 का क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बोला गया 28 नंबर, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इट इज नेसेसरी टू एबव। तो डेलीगेशन का मतलब होता है जब हम किसी को पावर ऑफ एटनॉरी मतलब पावर की बातें अगर दे दिया जाए तो वहां पे डेलीगेशन की बातें किया जाता है। इसी वजह से अगर हम लोग इसका ऑप्शन की अगर बातें करें बच्चा क्या क्या देख लेते हैं, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, ऑटोमेस फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑथोरिटी, और डी ऑप्शन लिखा हुआ ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये सब होता है। फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट भी किया जा सकता है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, डेलीगेशंस वाली बातें हैं, इसमें ये ऑथोरिटी नहीं होता, लेकिन दूसरे कोई ऑथेंटिक इसको देता है। इसको अगर बात करें जो डेलीगेटेड पर्संस होता है, जो डेलीगेशंस वाले होते हैं, इसको कोई अगर कहा जाए तो ऑथोरिटी देता है। ठीक है ना, इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट भी होता है, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑथोरिटी। ये तीनों अगर बात है कि ऑथोरिटी के द्वारा क्लियर एक्सप्लेनेशन इसको देना पड़ेगा। अच्छा, ऑथोरिटी अगर मान लीजिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दिया है तो ये भी तो अपना एक्सप्लेनेशन देगा ना। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा बच्चा? डी होगा। बात समझ में आ गया? 28 का क्या होगा? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें 29, तो बोला कि फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी विच इज इंसेंसस टू बी अकम्पाइंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बताओ यहाँ पे ऐसे कौन से कारण है प्रभावशाली अधिकार
हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ किसका होना अति आवश्यक है। आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो, तो देखो ध्यान से, एक तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑथोरिटी का होना चाहिए, या मैन पावर का होना चाहिए, या आपका अगर बोला गया यहाँ पे इंसेंटिव्स होना चाहिए, या प्रमोशन। अभी अभी आपको जस्ट मैंने आंसर्स दिया यहाँ पे ऑथोरिटी वाले, सॉरी डेलीगेशंस वाले में। जो डेलीगेशंस में क्या होता है, यहाँ पे जो डेलीगेशन ऑथोरिटी लिखा हुआ है ना, यही होगा, ऑथोरिटी होगा, ठीक है ना। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कौन देता है, जो ऑथोरिटी। अगर मान लीजिए हम अगर किसी को काम अगर दे रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए क्या होंगे, ऑथोरिटी पर्सन्स। तो अगर मान लीजिए हम उसको डेलीगेट किए तो वो काम करा, तो वो हमको क्या देगा, जिम्मेदारी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना काम का, है कि नहीं। और हम उससे क्या कर सकते हैं, सारी चीज का एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, है ना, क्यों कैसे का जवाब उससे हम ले सकते हैं। इसी वजह से ऑथोरिटी का काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा यहाँ पे, इन लार्ज साइज इंटरप्राइजेज डेलीगेशंस इज, क्या होगा, वॉलेंट्री होगा, अननेसेसरी होगा, या कंपलसरी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आंसर कंपलसरी होगा, वॉलेंट्री हो नहीं सकते। एक्चुअली के हिसाब से वॉलेंट्री का मतलब क्या, हम मेरा मन है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास जो बिजनेस साइज है इंटरप्राइजेस का वो क्या है, लार्ज स्केल पे। और जब लार्ज स्केल पे बिजनेस की बातें चलता है तो इसका मतलब वहां पे कंपलसरी की बातें चलेगा, और अननेसेसरी की बातें तो होगा ही नहीं, अनअब्दी की बात होगा नहीं, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होगा, सी ऑप्शन का कंपलसरी होता है। क्या होता है, कंपलसरी। जो लार्ज साइज इंटरप्राइजेस डेलीगेशन इज कंपलसरी होता है बच्चा, याद रखें। हो सकता है 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाएगा, जो डेलीगेशंस क्या होते हैं, तो आप इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर बोला गया 31 नंबर की बातें करें, तो लिखा यहाँ पे ऑथोरिटी कैन नॉट बी, यहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ रूटीन वर्क, नेसेसरी वर्क, ऑर्डिनरी वर्क, इजी वर्क। क्या होना चाहिए, तो नॉट डेलीगेटेड मतलब यहाँ पे नेसेसरी, मतलब आवश्यक कार्य के बोला गया। यहाँ पे अधिकार का जो भरपालन नहीं किया जा सकता वो है आवश्यक कार्य, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा वो डेलीगेटेड वाले चीजें ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए नेसेसरी वर्क में यहाँ पे डाल दो। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा, वो है 32। क्या लिखा है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी भी कह सकते हैं, यहाँ पे उत्तरदायित्व की बातें कह सकते हैं। तो 32 नंबर का जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बोला गया यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स होगा या ऑफिसर्स होगा, सबऑर्डिनेट्स एंड ऑफिसर्स बोथ होगा, नन ऑफ दीज होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना बच्चा, वो हमेशा सबऑर्डिनेट्स की बातें चलता है, ठीक है। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा 32 का वो होगा ए, सबऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तो 33 में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बातें चल रहा है बच्चा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल, ट्रांसफर कहाँ होता है, इंटरनल होता है। प्रमोशन भी कहाँ होता है, इंटरनली होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और सर्विस एक्सटेंशन, तो सर्विस एक्सटेंशन भी क्या होता है, इंटरनल होता है। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा कौन सा है, 33 का, वो होगा सी। कौन सा होगा बच्चा, तो हो जाएगा, कौन सा होगा, सी होगा। दिख रहा होगा क्वेश्चंस में, ये सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गई, बता दीजिए मैंने। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इसमें से ऐसा कौन सा है जो ट्रेनिंग का इंपोर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं देता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपोर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग। अब ऑप्शंस दिया गया यहाँ पे, ए इंक्रीज इन प्रोडक्शंस, प्रॉपर यूटिलाइजेशंस, इंक्रीज इन एक्सीडेंट, और डी ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इन लेबर प्रॉब्लम। तो बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन होना चाहिए सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा बताओ, किसी को हम ट्रेनिंग देंगे, क्या वो उसका एक्सीडेंट चीजें बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट। इसी वजह से इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से चारों में से ये। ऐसा कहीं होता है नहीं ना, दुर्घटना वृद्धि होगा यार, नहीं ना, इसीलिए ध्यान रखना, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर बोला गया, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट की बोला गया यहाँ पे, क्या एक बार होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, या ओकेजनली होना चाहिए, या कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखो ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चंस, भी बहुत सिंपल है, आप लोग खुद से यहाँ पे लॉजिक से बातें कर सकते हो। बताओ रिक्रूटमेंट जो होता है,
लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई बिजनेस है, अब उस बिजनेस में क्या एक के बार हम भर्ती करेंगे? क्या एक के को एम्प्लॉय से अगर बात करें, जो एम्प्लॉयज है काम करने वाले से मेरा पूरा कंपनी चल जाएगा या जो भी बिजनेस चलेगा? नहीं ना, वो क्या है, एक सर्टेन टाइम पे हो सकता है, हम कह सकते हैं। इसी वजह से इसका आंसर हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है यहाँ पे? कंटिन्यूअस। रिक्रूटमेंट ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन की बातें करें, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्या बोला गया था? स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ। अब स्टाफ किससे हिसाब से रिलेटेड की बातें कर सकते हैं? पर्सन्स हो गया, गुड्स हो गया, टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया। बताओ, द स्टाफिंग इज रिलेटेड टू। आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हो। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, तो बोला कि यहाँ पे जो स्टाफिंग की बातें करें, क्या है? स्टाफ इज, क्या वो मशीन है, गुड्स है, टूल्स है या पर्सन? बहुत सिंपल है भाई, ये स्टाफ स्टाफ है। स्टाफ मतलब क्या? टूल्स नहीं है, मशीन नहीं है, गुड्स भी वो नहीं है, क्या है? पर्सन है भाई। हम किसी को जो स्टाफ, यहाँ पे सिंपल लॉजिक, हमने स्टाफ रख लिया, तो स्टाफ किसको रख लिया भैया? तो पर्सन होगा ना, कोई इंसान है ना होगा। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? पर्सन होगा। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग जवाब भी दे रहे हो। अब अगला क्वेश्चन बोला कि यहाँ पे 37 नंबर का, विच टेस्ट इज मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। अब इसमें से बताओ ऐसे कौन से एग्जामिनेशंस की बातें चल रहा है, सीखने की बातें चल रहा है, जिसमें अगर कहें लर्निंग जो है ना नए स्किल्स के हिसाब से होता है। अब हिंदी में आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया गया पर्सनैलिटी की बातें किया जाता है, एबिलिटी की बातें किया जाता है, या यहाँ पे इंटेलिजेंसी की बात किया जाता है, या इंटरेस्ट के हिसाब से बातें किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है बच्चा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। विच टेस्ट इज मेजर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअलिटी के लिए जो बात होता है ना, पोटेंशियल्स, जो अपने लर्निंग और न्यू स्किल्स को सीखने की बातें करें, वो होता है आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? तो बी ऑप्शन, एबिलिटी। अपने क्षमता को पहचानने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्षमता, यहाँ फिलहाल हिंदी में लिखा योग्यता, आप समझ सकते हो, ये होगा योग्यता। ठीक है, अपने क्षमता या योग्यता का अगर बातें करें, जो मापन जो किया जा सकता है किसके हिसाब से? एबिलिटी के हिसाब से। चलो बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 बोला कि एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज, जो एम्प्लॉयज है उसका ट्रेनिंग कैसे होता है? नेसेसरी होना चाहिए या अननेसेसरी होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, या ये वेस्टेज ऑफ मनी है? बताओ बच्चा क्या है? 38 नंबर की जो बातें चला रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है? नेसेसरी है या अननेसेसरी है या कंपलसरी है या वेस्टेज ऑफ मनी? देखो कंपलसरी तो हमने कह सकते हैं एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। आप मान लो क्यों ये कंपलसरी क्यों नहीं, हम कहें ऑप्शन तो होगा नेसेसरी। अब ये फर्क क्या है? अननेसेसरी की तो बातें नहीं कर सकते, तो होगा नहीं, वेस्टेज ऑफ मनी तो होता नहीं होता है ना भैया। आप किसी को अगर मान लीजिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग अगर दे रहे हो, कोई भी अगर एम्प्लॉयज है, बिजनेस में काम कर रहा है, कंपनी में अगर काम कर रहा है, तो उसको अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ मनी तो होगा नहीं, और ये अननेसेसरी काम तो होता नहीं, ये होता है। लेकिन ये दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन के हिसाब समझा देते हैं। नेसेसरी की यहाँ मतलब ये माना जाएगा, ऑप्शंस इसीलिए बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है जो एम्प्लॉयज पहले से ट्रेंड होकर आता है, पहले से एक्सपीरियंस लेके आता है, ठीक है ना। तो हमने चाहते हैं उसका ट्रेनिंग होना पूरे तरीके से कंपलसरी हो, मतलब एक्सपीरियंस फिर किस काम का है कि नहीं। इसी वजह से यहाँ पे मैं जो लगाना चाहूंगा वो लगाऊंगा, यहाँ पे नेसेसरी लगाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें चलाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन शुड बी। अब बताओ कम्युनिकेशन क्या होता है? सिंपल होना चाहिए, डिफिकल्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, या नॉन ऑफ दीज होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे आप लोग जवाब यहाँ पे फटाफट बताओ क्या होगा? सिंपल, डिफिकल्ट, प्रॉपर या नॉन ऑफ दीज? देखो सिंपल तो बातें हो नहीं सकता है, तो हम लोग यहाँ पे बातें कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉपर। यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन की बातें होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, उचित होना चाहिए। हिंदी में अगर पढ़ोगे ना यहाँ पे उचित। सरल कम्युनिकेशन क्या होता है भैया? कम्युनिकेशन ठीक है, सिंपल सरल मतलब ये हुआ आपको यहाँ पे प्रॉपर, जब तक प्रॉपर अगर समझ में नहीं आएगा जो बंदा सामने वाला बोल क्या रहा है, कम्युनिकेशन समझना एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए क्या होगा इसका? सी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 40 नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हो सुपरविजन लिखा हुआ है। क्या होता है? क्या होता है सुपरविजन? यहाँ देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है सुपरविजन इज क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नेसेसरी होगा या अननेसेसरी होगा या वेस्टेज ऑफ टाइम या नॉन ऑफ दिस? यहाँ तो लग रहा है बच्चा तीनों ऑप्शन तो सामने लग रहा है जो गलत है। अननेसेसरी तो होता नहीं है,
इसका तो कोई बातें नहीं करेंगे। वेस्टेज ऑफ टाइम होता भी नहीं है। सुपरविजन करने से क्या होता है ना, सुपरविजन क्या होता है तरीके से ऑब्जर्वेशंस, जो कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा मेरा फील्ड में काम या ऑफिस में काम कैसे हो रहा है, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपरविजन कराते हैं। इसी वजह से ये नेसेसरी है, आवश्यक है। ठीक है, ये होगा ऑप्शन 40 का ए। 40 का क्या होगा बच्चा, ए होगा। आप यहां से इंग्लिश में हुआ, अब वहां पे हिंदी में हुआ। ठीक है, देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 बोला गया यहाँ पे, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बताओ, डायरेक्शंस की बातें कर रहे हैं, डायरेक्शंस कौन और कहां पे जरूरत पड़ता है, किस मैनेजमेंट के लेवल पे होता है। टॉप लेवल में होगा, क्या क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, टॉप लेवल में होगा या मिडिल लेवल में होगा, लोअर लेवल में होगा, या डी ऑप्शंस की अगर बातें करें ऑल लेवल्स पे होगा। बताओ क्या होगा, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत सारे बच्चे जो हमेशा सोच कर रखे होंगे टॉप लेवल में, ऐसा नहीं होता बच्चा। क्या होता है ना, ये जो डायरेक्शंस की बातें करते हैं, जो निर्देशंस की बातें करें, वो हर एक लेवल पे डायरेक्शंस होता है कि नहीं है। आप जो टॉप लेवल पे वो डायरेक्शन देगा, मिडिल लेवल जो होगा वो बॉटम लेवल को देगा, ठीक है ना, या लोअर लेवल को देगा, तभी तो काम हो पाएगा। अब एक के बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट जो ऑर्डर दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, बाकी नीचे वाला भी तो मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का, लोअर लेवल का है। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ लेवल्स हो सकता है, ऑल लेवल। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या होगा इसका, ऑल लेवल होगा। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑल लेवल, मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, सब पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42 नंबर लिखा यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शंस इज। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स अगर बातें करें जो डायरेक्शंस के लिए होगा, सुपरविजन, मोटिवेशंस, लीडरशिप या ऑल ऑफ दीज। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। हर एक जगह पे ये काम करता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शंस का। डायरेक्शंस मतलब डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, इसी वजह से यहाँ पे सुपरविजन का भी होता है, मोटिवेशन भी उसका काम होता है, लीडरशिप भी काम करना होता है। इसी वजह से क्या होगा बच्चा, ऑल ऑफ दीज होगा। चलो 42 की अगर बातें करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 तो हो गया, 43 की तो क्या लिखा है, डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। नॉट लगा हुआ है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ, डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्या ये प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है, इंटरपर्सनल है या पॉजिटिव है। देखो प्रैक्टिकल तो है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, थ्योरेटिकल होता है बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही होगा, इसी वजह से ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चा, बी होगा। किसका, डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल तो ठीक है, इंटरपर्सनल ठीक है, पॉजिटिव भी ठीक है। डायरेक्शंस डायरेक्ट करना, डायरेक्टर का काम, ठीक है, निदेशक का काम, निर्देशन का काम। ठीक है, तो इसीलिए 43 का क्या होगा बच्चा, बी ऑप्शन होगा। चलो 44 देखते हैं क्या है, बोला गया यहाँ पे, लीडर्स टेक वर्क फ्रॉम, बोला गया सबऑर्डिनेट्स। वेरी गुड, तो बोला गया टैक्ट होगा, स्टिक होगा, स्वेटिंग होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। देखो लीडर जो होता है ना, हमेशा अपने काम को इंप्लॉय से चतुराई से लेता है, टैक्टिस से। ठीक है, टैक्टिस अपनाना, चतुराई अपनाना। ठीक है, तो और स्टिक से, डंडे से तो थोड़ी ले सकता है, ऐसा थोड़ी है जो कोई मैनेजमेंट है डंडा मार मार के उसे काम लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। और थ्रेटिंग, डरा धमका तो काम तो ले ही नहीं सकता है ना, तो क्या लेगा, टैक्टिक्स से, अपने दिमाग से। अच्छा, जिसका मैनेजमेंट का रंग रूप अगर कहें, ठीक है ना, मैनेजमेंट का स्किल अगर ज्यादा होगा ना, तो हमेशा टैक्टिक्स से अपनाता है। वो ना कुछ बोलेगा, कुछ बोले का मतलब क्या, बिना बोले हुए भी ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट लोग होते हैं, लोग मैंने बात बोला, जो बिना कहे भी लोग है ना समझ जाते हैं काम किस तरीके से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। टैक्टिस, दिमाग। ठीक है, इसी वजह से बच्चा इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टैक्ट। ठीक है, चतुराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 बोला गया यहाँ पे, इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशंस, हॉरिजेंटल ऐसे करके, ठीक है ना, हॉरिजेंटल, वर्टिकल ऐसे होता है ना, तो बोला गया ये अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड एट अ पैरेलल। ठीक है, या डी नंबर दिया गया ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आपको मैंने बता दिया भैया, हॉरिजेंटल की बात बोला गया कम्युनिकेशंस, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब बताओ, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत जानता होगा, ठीक है, बोलेंगे सर अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, अरे भाई ये क्या है, पैरेलल है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्या हो जाएगा, पैरेलल। चलो नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं।
बोला कि यहाँ पे कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू होम। कंट्रोलिंग अगर बात यहाँ पे कहा जाए किसके लिए, क्यों किसके लिए होना चाहिए, नियंत्रण किससे संबंधित होता है, बोला कि रिजल्ट के लिए होता है, इंडिविजुअल्स के लिए होता है, गुड्स के लिए होता है, या मैनेजर्स के लिए होता है। बहुत ही सिंपल है भैया। देखो कोऑर्डिनेशन की अगर बातें करें ना, सॉरी कंट्रोलिंग का, जो कंट्रोलिंग होता है कोई भी चीज का रिजल्ट पाने के लिए, है कि नहीं है। अगर मान लो अभी आपका एग्जामिनेशन है, आप जितना ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दोगे और जो भी आपका अननेसेसरी काम है, ठीक है ना, जितने भी आपका सोशल मीडिया है उससे अगर आप दूर रहोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा बच्चा वही तो कंट्रोलिंग होगा, तभी तो आपको पता चलेगा क्या है नहीं है। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, रिजल्ट। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू होम, रिजल्ट के लिए। इंडिविजुअल्स नहीं होता है, मैनेजर्स नहीं होता है, गुड्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो जो निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रण तकनीक नहीं है। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग टेक्निक। इसमें से कौन ऐसा है जो कंट्रोलिंग का टेक्निक नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें, ब्रेक इवन एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बजट या मार्जिनल ऑडिट। देखो बच्चा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कंट्रोलिंग का। मैंने आपको अकाउंटेंसी में बताया है भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है जो फ्यूचरिस्टिक में जो कैश है, ठीक है ना, बिजनेस चलाने लायक है या नहीं है, बिजनेस में कितना करंट की बातें चल रहा है उसके हिसाब से। इसी वजह से ये होगा कैश फ्लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर क्या है, 48 नंबर बोला गया यहाँ पे, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। आप बताओ ऑब्जेक्टिव्स का मेन, अगर कहीं यहाँ पे सॉरी कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वेरिएशंस लाना नहीं। डेविएशंस की अगर बातें करें, 48 की बातें करें बच्चा, डेविएशंस ये भी नहीं है, रेक्टिफिकेशंस या नन ऑफ दिस। देखो मेन जो उद्देश्य होता है ना, वेरिएशन से मतलब क्या, भिन्नता लाएगा, विचलन लाएगा, बिल्कुल नहीं। और हिंदी में आपको पता चल ही रहे क्या होता है, सुधार। इसी वजह से हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी। सुधार की जरूरत है भैया, है कि नहीं है। अगर कोई भी चीज पे अगर हम कंट्रोल अगर करते हैं मतलब उसमें क्या लाए, सुधार लाए, है कि नहीं। इसी वजह से यहाँ पे होगा रेक्टिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर, बोला कि व्हाट इज कंट्रोलिंग एक्टिविटी। कंट्रोलिंग जो एक्टिविटी होता है वो कैसा होता है, बताओ कैसा होगा, कॉस्टली होगा, चीप होगा, अन इकोनॉमिक होगा या नन ऑफ दिस होगा। देखो चीप तो होने की बात है ही नहीं। आप किसी चीज पे अगर कंट्रोल करने की अगर बातें कर रहे हो तो भैया कोई भी जब आदत पड़ जाता है ना, एडिक्शंस, तो उसको छोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब कंट्रोल करने में। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, कॉस्टली माना जाएगा। थोड़ा बिजनेस के हिसाब से सोचो ना भैया, आपके पर्सनल से हमको क्या लेना देना है, इसी वजह से कॉस्टली होगा। क्या होगा, व्हाट इज कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, क्या होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, चीप तो होता नहीं है। नेक्स्ट की बातें करें, वो है 50 नंबर, बोलेगा कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। किस एस्पेक्ट पे बात कर सकते हो, क्या थ्योरेटिकल बातें होगा मैनेजमेंट के साथ। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ, नियंत्रण प्रबंध का पहलू क्या है। 50वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। अभी तक हम लोग 50 एमसी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्या ये कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मेंटल होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। नहीं थ्योरेटिकल होना चाहिए, ठीक है, ना ही थ्योरेटिकल होना चाहिए, ना ही मेंटल होना चाहिए, ना ही फिजिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप लोग को बात समझ में आ रहा है बच्चा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब अगला हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले 51, क्योंकि 50 तक हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब देखते हैं हम लोग 51 का। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे जो कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में आप देख सकते हो, बोला कि क्या ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग दोनों होता है, या डी ऑप्शन दिया गया क्या ऑल ऑफ दिस होगा। देखो बच्चा ये दोनों चीज होता है, मतलब क्या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग होता है। कंट्रोलिंग जो होता है ना, पहले भी देखना पड़ता है और आगे भी देखना पड़ता है, आखिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, ठीक है, या क्या चलने वाला है, ये भी कह सकते, प्रेजेंट भी बात होता है। इसी वजह से 51 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें, 52 नंबर लिखा हुआ फाइनेंशियल लिवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल व्हेन रिटर्न इन ऑन इन्वेस्टमेंट इन लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, डेप्ट इज इजिली अवेलेबल, डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लिवरेज इज लॉ। वाह, क्वेश्चन तो ठीक है भैया,
क्या होना चाहिए यहाँ पे? लिखा है फाइनेंशियल लिवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। नहीं, ये तो होगा नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, मतलब ये बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो 52 का जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होना चाहिए? बी। 52 का क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, if other things remaining the same, an increase in the tax rate on corporate profits, तो क्या होगा? डेप्ट विल बी रिलेटिवली चीपर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, है कि नहीं। आगे भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? डेप्ट विल बी रिलेटिवली लेसर चीपर, नहीं हो सकता है। हैव नो इंपैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। नन ऑफ दीज, मतलब यहाँ जो ऑप्शंस होगा बच्चा वो क्या होगा? ए होगा। इफ द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मान लीजिए कोई भी चीज बोला गया आपका सेम, हिंदी पढ़ सकते हैं, यदि सब बातें अगर सही रहे, अगर कर की दर में बोला निगमित लाभ पर वृद्धि अगर किया जाए, टैक्स रेट पे अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट अगर मिलेगा, तो क्या हो सकता है? तो ऋण जो होगा, जो लोन होगा, डेप्ट मतलब क्या होता है? लोन, वो आपका सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा 53 का वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं थोड़ा सा। 54 नंबर की अगर बातें करें तो लिखा हुआ 53 मैंने बता दिया, हाँ ठीक है। अब 54 नंबर की अगर बातें करें, क्या लिखा हुआ है? पैटर्नल हाई ग्रोथ कंपनीज लाइक पे लोअर डिविडेंड, पे हायर डिविडेंड, या डिविडेंड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रोथ, क्या होना चाहिए? और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए पे हायर डिविडेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसमें से कौन सा जो सोर्सेज अगर कहे तो फिक्स्ड कैपिटल का नहीं है? इशू ऑफ डिवेंचर, ये तो है। इशू ऑफ शेयर, ये भी है। क्रेडिटर्स, इसका मतलब यही होगा। 55 की अगर बातें करें बच्चा वो क्या हो जाएगा? सी, ये तो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या करें यहाँ पे? मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, क्या उसके बाद सी लिखा हुआ? ए एंड बी दोनों होगा या नन ऑफ दिस होगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन आंसर जो होना चाहिए वो सी होगा, क्योंकि जो मॉडर्न अप्रोच जो होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो दोनों होता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स भी होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी होता है, दोनों को जो है ना यहाँ पे यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें बच्चा। क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होगा, या एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स होगा, या आपका ऑल ऑफ दीज होगा? बात सही है, सब हो सकता है इसमें। ठीक है ना, सारे के सारे इसमें आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें। बोला कि 58 नंबर, सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी कंपनीज। अब बताओ सेंसेक्स में ऐसे कितने कंपनीज को लिफ्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, लिस्ट किया गया होता है। सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी कंपनीज, आप हिंदी में आराम से देख सकते हो, लिखा हुआ यहाँ पे कितने होना चाहिए? तो सेंसेक्स में जो होता है ना बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ 30 को होता है। ठीक है, 30 को होता है, 30 कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें, क्वेश्चन नंबर 59 बोला गया फाइनेंशियल डिसीजन इज रिलेटेड टू होम। जो फाइनेंशियल डिसीजन जो होता है बच्चा, वो किसके आधार पर लिया जा सकता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, या फाइनेंशियल प्लानिंग? तो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के तहत ही हम जो है ना यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अब बहुत सारे जवाब बच्चा लोग सोचते होंगे कि नहीं सर यहाँ पे जो है ना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए। नहीं बच्चा, पहले कैपिटल के हिसाब से ही फाइनेंशियल का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर, तो आपका हिंदी यहाँ पर आप देख सकते हो। अब 60 नंबर क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन करंट एसेट, इसमें से कौन सा आपका करंट एसेट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है? पहली बात ये है इंक्लूड किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, लेकिन आपको यही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हो बच्चा 60 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डी, क्योंकि इसमें लगा हुआ है नॉट। बाकी भाई ये सब करंट एसेट है। ये सब क्या है? करंट एसेट है। आपको हमने अकाउंट्स में पढ़ाया, ये सब क्या होता है? करंट एसेट। ये क्या होता है? फिक्स एसेट। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या होता है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। बी ऑप्शन लिखा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सी ऑप्शन लिखा है यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, और डी ऑप्शन लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। तो बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो डी ऑप्शन होगा, सारे के सारे होता है। ठीक है, प्राइमरी जो एम होता है मैनेजमेंट का वो सारे के सारे होता है। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ सकते हो। ठीक है,
पढ़ लिया और जवाब आपको मैंने दे दिया। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। किसका? 61 का। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? बताओ। ये तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए बच्चा, कॉमर्स वाले बच्चों को तो अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। बोला गया हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कितने यहाँ पे होता है? बताओ। 20 ना 21 तो लग रहा है यहाँ पे। ऑप्शंस की अगर बातें करें, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, 62 की मैं बात कर रहा हूं, क्या होना चाहिए? तो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 23 होना चाहिए, ठीक है, 23 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 23। 20 नहीं है, 21 नहीं है, 23 होना चाहिए, होगा ही होगा, यही होगा, ठीक है ना, यही है, 23 होगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? 62 का मैंने बताया यहाँ पे 23 होता है और 23 ही होता है, चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला कि यहाँ पे मनी मार्केट डील्स इन, मनी मार्केट जो होता है किस प्रकार का डील करता है बच्चा, ठीक है। तो बोला गया पहला शॉर्ट टर्म फंड्स, मीडियम टर्म्स, ठीक है ना, और बोला गया यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म फंड्स, और डी बोला गया नन ऑफ दीज। तो बताओ शॉर्ट टर्म क्या होना चाहिए? मनी मार्केट जो होता है ना, मनी मार्केट वो शॉर्ट टर्म हमेशा जो है ना डील करता है, इसी वजह से इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अब बोला गया यहाँ पे, अब हिंदी में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, अब इंग्लिश लिखा है कैपिटल मार्केट डील्स। अच्छा यहाँ पे क्या था? अच्छा मनी मार्केट था, और कैपिटल मार्केट तो आंसर यहाँ पे जो है ना बिल्कुल क्वेश्चंस में ही छुपा हुआ है। जो बोला गया यहाँ पे जब भाई किस में होना चाहिए, तो आप आंसर सीधा जवाब दे सकते हो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो होता है शॉर्ट टर्म। मनी से रिलेटेड जितने भी मार्केट सिक्योरिटीज की बात होता है वो होता है शॉर्ट टर्म में, और कैपिटल का जो मार्केट के जो डील होता है बच्चा वो हमेशा होता है लॉन्ग टर्म फंड से होते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म फंड्स इसमें हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 नंबर बोला आगे क्रिएट्स, ठीक है, क्रिएट्स लिक्विडिटी कैसे होता है, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं लिक्विडिटी का बच्चा? पहले बोला कि ऑप्शन ए दिया हुआ ऑर्गेनाइज मार्केट, बी दिया यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ बोला गया प्राइमरी मार्केट और यह सेकेंडरी मार्केट। क्रिएट्स लिक्विडिटी जो होता है वो डी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा और होगा सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया न्यू इशू शेयर आर डील्स इन, न्यू जो इशू होता है शेयर आर डील्स इन किस में होता है? क्या सेकेंडरी मार्केट में होता है, क्या ये प्राइमरी मार्केट में होता है, या ये सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट दोनों में होगा, या नॉन ऑफ दिस होगा? सिंपल सी बात है, जब नया की बातें चल रहा है तो प्राइमरी मार्केट में ही होता है, ठीक है। न्यू इशू जो होता है वो हमेशा प्राइमरी मार्केट में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चा 67, तो बोला गया यहाँ पे रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड। बताओ रीजनल जो ऑफिस है बच्चा वो कहाँ है सेबी का? ऑप्शंस दिया हुआ है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, मतलब है या नहीं बताओ? मुझे तो लग रहा है तीनों जगह पे, ठीक है ना, इसी वजह से इसका आंसर दे दो डी। कोलकाता भी है, दिल्ली भी है, चेन्नई भी जगह पे गए थे, रीजनल ऑफिस है, रीजनल, मेन नहीं, रीजनल की बातें कर रहा है, ठीक है ना, मेन तो मुंबई के हिसाब से, ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें 68 नंबर बोला गया स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा? इन्वेस्टर को, ऑप्शन ए दिया वो इन्वेस्टर को, ऑप्शन बी दिया कंपनी को, और ऑप्शन सी दिया गवर्नमेंट को, या डी है नॉन ऑफ दिस। बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो ऑप्शंस यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए इन्वेस्टर को होना चाहिए, ठीक है ना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, जो इन्वेस्ट करता है ना उसी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर बोलते हैं, इसी वजह से इसका आंसर होगा ए। चलो 69 की बात कर लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट बोला गया डू कॉम्पिटिशंस विथ ईच अदर, फिर बोला गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, फंक्शन इंडिपेंडेंटली, या कंट्रोल ईच अदर। बताओ यहाँ पे 69 की अगर बातें करें क्या होना चाहिए? बोला गया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो होता है ना बच्चा वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे का, क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें 70 नंबर, तो क्या कह रहा है यहाँ पे वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सेबी? इसका तो जवाब भैया हमने अभी आपको बोला था, क्या बोला था याद है? इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मुंबई है, सेबी का जो हेड ऑफिस है वो क्या है? मुंबई में। इससे पहले जो मैंने जवाब दिया था रीजनल, जिसके ब्रांचेज होता है ना वैसे वो रीजनल था, ठीक है, रीजनल क्षेत्रीय एक तरीके से हिंदी में भी लिखा होगा, आपने देख लिया होगा। ये है आपका हेड ऑफिस जो कि कहाँ पे है? सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, मुंबई, बॉम्बे से हो गया मुंबई। नेक्स्ट की अगर बातें करें 71 नंबर बोला कि वेयर वाज फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड, वेयर वाज फोरमोस्ट, फोरमोस्ट चार की बातें नहीं चल रहा है यहाँ पे,
फोरमोस्ट बोला यहाँ पे विश्व में सबसे पहले स्कंद विपिनी का स्थापना कहाँ हुई थी? ये भी तो हम लोग देखे हैं इंडिया के बारे में। अब बोला कि वर्ल्ड में, विश्व में ही बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? क्या दिल्ली में हुआ था? बी ऑप्शन लिखा है, क्या वो नीदरलैंड में आया था, या आपका बोला गया है अमेरिका में हुआ था, या जापान हुआ था? बताओ। और अधिकतर बच्चा जो है दिमाग लगा होगा अमेरिका का, ऐसा नहीं है बच्चा। लिखा है वेयर वाज द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश, जो किया गया था वो किया गया था नीदरलैंड में किया गया था। कहाँ पे? नीदरलैंड में। ध्यान रखना, बाद में क्रॉस चेक कर लेना। चलो ये होगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें तो बोला कि यहाँ पे लेबलिंग इज कंपल्सरी ऑन पैकेट पैक्ड कंज्यूमर्स प्रोडक्ट फॉर अ फ्यू ऑन ऑल, या सी दिया हुआ ए एंड बी। क्या होना चाहिए? लेबल की बातें चल रहा है, लेबल हमेशा जो होता है ना ऑन ऑल होगा, मतलब ये वाला सभी पर होता है, दोनों पे नहीं, कुछ पर नहीं। मतलब क्या होगा? ऑप्शंस बी होगा, ऑन ऑल पे होता है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? The elements of marketing mixing affect revenue and profit is, the element of marketing mix affecting revenue and profit is, प्रोडक्ट होगा, प्लेस होगा, प्राइस होगा, या प्रमोशन होगा। चार ऑप्शंस आपको दिया गया है। अब बताओ इसमें से कौन सा होना चाहिए? द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स अफेक्टिव रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है वो प्राइस पे होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 73 का क्या होना चाहिए बच्चा? तो हो जाना चाहिए सी, ठीक है। 74 की अगर बातें करें तो 74 का क्या होना चाहिए? तो बोला गया यहाँ पे विच, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग मिक्स, इसमें से कौन सा इसमें मार्केटिंग मिक्स नहीं है? प्रोडक्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, या प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशंस, या प्रोडक्शन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट मिक्स? प्रोडक्ट तो है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, प्रोडक्ट का प्राइस भी निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस की बातें नहीं हो सकता, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर पे आते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जो लंबा समय के लिए जो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? ड्यूरेबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट लिखा होगा ना, नॉट एन एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल। फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, सॉल्ट। ऑप्शन यहाँ पे सिंपल सी बातें चल रहा है, वो क्या होना चाहिए बच्चा? 75 का क्या हो जाना चाहिए? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? सी। सॉल्ट जो होता है ना वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट में नहीं आते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आज यूज करो, आज ही खत्म हो जाएगा। ड्यूरेबल का उसका कौन सा ड्यूरेशन होता है? 76 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट? ग्रेडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, या ब्रांडिंग। बताओ इसमें से कौन सा होगा? तो सबसे मेन जो होता है बच्चा वो होता है पैकेजिंग, ठीक है। सबसे हेल्प जो करता है, प्रोटेक्शंस भी होगा और प्रमोशंस भी होगा, उसके लिए क्या करना था? पैकेजिंग। पैकेजिंग सही से करो, प्रमोशन भी होगा और क्या होगा? प्रोटेक्शन भी करेगा। अब अगला क्वेश्चन बोला गया 77 नंबर, बोला गया मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, ब्रांड का होता है, या लेबलिंग का होता है, या पैकेजिंग का होता है, या ट्रेड का, क्या लिखा है? ट्रेड मार्क का होता है। बता बच्चा यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे मेन जो होता है ना वो होता है पैकेजिंग का होता है। मैक्सिमम जो वाइड स्कोप है, आप पैकेजिंग करके लेके चलो, उसी में सारा चीज अपना छपवा दो, उसका जो है ना ट्रेड एकदम से लंबा समय तक के लिए होता है, इसीलिए इसमें भी क्या होगा? पैकेजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ गुड ब्रांड। अब जो गुड ब्रांड होते हैं उसकी विशेषता क्या होता है? लिखा यहाँ पे शॉर्ट नेम, बिल्कुल सही जवाब। मेमोरेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। और डी ऑल ऑफ दिस, मतलब ये हो जाएगा डी। 78 का क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चा यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, क्या होता है? सोसाइटी के लिए होता है, कंज्यूमर्स के लिए होता है, प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, या डी ऑल ऑफ थ्री, तीनों के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाना चाहिए? डी ऑल ऑफ थ्री के लिए होता है। इंपोर्टेंस हो मार्केटिंग मिक्स की बात जो करते हैं ना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है सोसाइटी भी तो शामिल होना चाहिए। किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो? कंज्यूमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, और जो प्रोड्यूसर कर क्यों रहे हो? क्योंकि कस्टमर की चाहिए, कस्टमर, कंज्यूमर्स या सोसाइटी, इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं तीनों यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज लेबलिंग। लेबलिंग क्या है? क्या ये कंपलसरी है, क्या ये नेसेसरी है, या वॉलंटरी है, या ये वेस्टेज है? बताओ बच्चा क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए नेसेसरी, आवश्यक।
लेबल जो होता है किसी प्रोडक्ट पे जो लेबलिंग किया जाता है कंटेंट्स के बारे में, वो हमेशा जरूरत है, ठीक है, इसी वजह से। चलो बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। बोला कि विच ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शंस, फाइनेंशियल, या डी के बातें करें तो क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे बच्चा होगा, इसका जो जवाब होना चाहिए वो क्वेश्चंस यहाँ पे साफ साफ है, ये भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, प्रोडक्शंस भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, और डी तो बोला गया तीनों, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा इसका आंसर डी। विच ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग, सब अफेक्ट कर सकता है, प्रोडक्शन भी अफेक्ट कर सकता है, मार्केटिंग भी, फाइनेंशियल भी, इसीलिए क्या जो ऑप्शन दिया गया है वो तीनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन सब है। अब अगला क्वेश्चन बोला गया पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इसमें से कौन सा फंक्शंस मार्केटिंग के लिए बोला गया, प्रमोशंस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ट्रांसपोर्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो 82 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 83 के क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ शेविंग क्रीम ट्यूब। वाह क्या क्वेश्चन है, यहाँ बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ शेविंग क्रीम ट्यूब, का इसमें से एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं बच्चा, क्या ये प्राइमरी क्या लिखा है पैकेजिंग है, बी ऑप्शन लिखा है यहाँ पे सेकेंडरी है, क्या ये ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग है, या नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ शेविंग क्रीम ट्यूब। तो शेविंग क्रीम का जो ट्यूब की बात करते हैं और उसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है, इसमें मतलब प्राइमरी पैकेजिंग के लिए होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए 83 का, 83 का होना चाहिए ए, ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडर्शल्स एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो बोला गया नेशनल कमीशंस, स्टेट कमीशंस, डिस्ट्रिक्ट फोरम, या ऑल ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात यहाँ पे होगा बच्चा, ये जो जितने भी ऑप्शंस लिखा हुआ है इस सब में होता है, कहां पर होता है, नेशनल कमीशन में भी होता है, स्टेट कमीशन में भी होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम भी होता है, और ऑल ऑफ दिस, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हर एक लेवल पे जो ऑप्शन दिएगा उसके हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन है व्हेन कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड, कब यहाँ पे जो है ना कंज्यूमर राइट्स को जो है ना हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा, क्या लिखा हुआ है, 15 मार्च, या 15 अप्रैल, या 15 जुलाई, या 15 जनवरी। When consumer rights day celebrated, when day 15 मार्च, ठीक है। हम लोग कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो कहां पे सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं, तो 15 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 85 हो गया, 86 की बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है, डू नॉट मेक हरी इन द बाइंग, we wear from the false and misleading advertisement, ये भी सही है, awareness towards rights, या all of these चारों ऑप्शंस जो लिखा है, सॉरी तीन ऑप्शन तो सही है, तो चौथा क्या बोला जाता है, सही होना चाहिए, इसी वजह से ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है नेशनल कमीशन कैन सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट अप टू हाउ मच, कितना करता है बताओ, कितना करता है, नेशनल कमीशन की बात चल रहा है, नेशनल कमीशन, तो नेशनल कमीशन जो है ना इसमें से लाख में नहीं बात करता है, किसमें बात करता है, करोड़ में बात करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम पे रहता तो लाख में 20 लाख पे होता है, और उसके बाद अगर स्टेट की बातें करते तो 20 लाख से ज्यादा, मतलब करोड़ के हिसाब से, अब वहां 10 करोड़ से ज्यादा अगर बात होता है तो नेशनल फोरम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 88, ये तो आपको देख लिया, यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 88 नंबर में When Consumer Protection Act in India was passed, बताओ, बहुत सिंपल है, 70-86 में था, या बी ऑप्शंस की अगर बातें करें 80-86 में था, या 90-86 में था, या डी ऑप्शंस अगर बातें करें लिखा हुआ 90-96 में था, किस में था बच्चा, तो सिंपल से जवाब है 90-86 में था, किसमें होगा, 90-86 में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें, लिखा यहाँ पे है व्हाट मे बी द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन, सबसे ज्यादा अगर बातें करें एज क्या होना चाहिए नेशनल कमीशन का, 60 इयर्स, 65 इयर्स, 70 इयर्स, या तो डी ऑप्शन लिखा हुआ है नॉन ऑफ दिस। तो क्या होना चाहिए बच्चा, होना चाहिए 70 इयर्स, क्या होना चाहिए, 70 साल होना चाहिए मैक्सिमम एज, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 90, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय विच, सब सब्सिडरीज, लार्ज फर्म, मीडियम फर्म,
या स्मॉल फॉर्म, किसमें होना चाहिए बच्चा? तो जवाब इसका होना चाहिए लार्ज फॉर्म में ही जो है ना बातें होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। आगे बोला गया यहाँ पे 91 नंबर, Where Entrepreneurs Development Institute of India is situated? बताओ, Where Entrepreneurial Development Institute of India is situated in? ऑप्शंस दिया गया यहाँ पे अहमदाबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई। क्या होना चाहिए बच्चा यहाँ पे? तो आंसर होना चाहिए अहमदाबाद, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट की बातें करें इंडिया में जो सिचुएटेड है वो कहाँ है? अहमदाबाद में है, ठीक है। वहां पे सबसे ज्यादा आपको बिजनेसमैन आपको मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 92 नंबर, व्हाट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स? अनएम्प्लॉयमेंट की बातें करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बातें करेगा? बिल्कुल कर सकता है। और बोला गया डिसऑनेस्टी की बातें करेगा या करप्शन की बातें करेगा? भैया एम्प्लॉयमेंट की बातें करता है, ठीक है। तो 92 जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है वो होगा एम्प्लॉयमेंट की बातें करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें बच्चा, समझ में आ गई, एम्प्लॉयमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, द क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉइंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, लैक ऑफ सुटेबल सेक्शंस प्रोसेसर्स, लो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो 93 का क्या होना चाहिए? तो हो जाना चाहिए यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। कोई दिखते नहीं है कि सारे सारे इसमें लाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा? 93 का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा यहाँ पे एन एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी, क्या होता है? प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोटिवेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या ए एंड बी, सी ऑप्शन दिया हुआ है और डी दिया गया यहाँ पे नॉन ऑफ दिस। तो ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 94 की बात चल रहा है। तो 94 यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो। और अब यहाँ पे अगर बात करें तो क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, प्रमोटर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोटिवेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर में। जब तक अगर ये नहीं होगा, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, और दूसरे एक मोटिवेटर होना चाहिए, तभी तो उसको एक बिजनेसमैन बनने पे जो है हेल्प कर सकता है। इसी वजह से क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा 94 का। 95 की अगर बात करें, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ, नॉट लिखा हुआ, नॉट अ फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। रिस्क टेकिंग, ये तो होता है भैया, इनोवेशन भी करता है, क्रिएटिव एक्टिविटी भी है। मैनेजर ट्रेनिंग, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शंस नहीं, मतलब क्या होगा? यहाँ पे ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नॉट अ फीचर, ये विशेषता एंटरप्रेन्योर का है, ये नहीं, ये सब है लेकिन ये नहीं है, इसी वजह से ये होगा मैनेजर ट्रेनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स? जॉब क्रिएटेड बिहेवियर होना चाहिए, प्रॉफिट क्रिएटिंग बिहेवियर होना चाहिए, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए, या नन ऑफ दिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ, बोला गया यहाँ पे एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स होना चाहिए बच्चा, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी अगर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर कोई एजुकेशन में अच्छे तरीके से इनोवेशंस कोई भी बातें ला रहा है तो वो एडू एंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से रिस्क टेकिंग अगर कहा यहाँ पे रिस्क की बातें कर रहे हैं, तो रिस्क जो है ना सबसे ज्यादा बिजनेस में होता ही है, और खासकर रिस्क टेकिंग जो होता है वो एंटरप्रेन्योर वाले ट्रेड्स के पास होता है, इसलिए सी ऑप्शन होगा, ठीक है। 97 की अगर बातें करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 96 हो गया। अब यहाँ पे बात करें क्या है 97, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या होता है? टू डिटरमाइन एम, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, या नॉन ऑफ दीज। 97 की बात करें तो सी होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। मैंने पढ़ाया, आपको वीडियो जाकर अच्छे तरीके से देख सकते हो, मैंने बताया भी है कि भाई कम खर्च पे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा या ज्यादा से ज्यादा के तो प्रोडक्शंस की अगर बातें हो तो वही तो मैनेजमेंट होता है। इसी वजह से इसका जो 97 का आंसर होगा क्या होगा? सी होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। चलो बच्चा 98 की बातें कर लेते हैं। आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो 98 में क्या कहा गया यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? क्या होगा इसमें से? कौन सा अगर कहा जाए नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? पहला यूनिवर्सल्स, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट, या बिहेवियरल। तो यहाँ पर होगा एब्सोल्यूट, ठीक है। नॉट ये सब होता है लेकिन ये नहीं होता, इसीलिए नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। अब हिंदी में अगर बात करोगे तो यहाँ से मैंने सी ऑप्शन बोला है, ये सी। निम्न में से कौन सा परमाणु के सिद्धांत नहीं है? सार्वभौमिक भी है, लॉजपूर्ण भी है, व्यवहारिक भी है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक है। 99 आप बोला कि हु वाज द प्रोडक्शन नहीं
प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इसमें से हु वाज द 99 की बातें कर रहे बच्चा, बोला कि हु वाज द प्रोपाउंडर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ ए फॉयल, बी दिया हुआ टेलर, सी दिया हुआ है टेरी। इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा फॉयल, है ना। मतलब यहाँ पे अगर बातें करें, लिखा है यहाँ पे जो हु वाज द प्रोपाउंडर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो FW टेलर साहब थे, ठीक है। अब 100 नंबर क्वेश्चन बोला कि इन विच ईयर डिड टेलर बिकम ए इंजीनियर फ्रॉम अ वर्कर? 1878 में था, 1884 में था, या 1901 या 1903? तो ऑप्शन होगा बच्चा यहाँ पे बी 1884 में था, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको अभी 100 MC की क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने के लिए, जो कि क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, और जो कि 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, आखिर जो 30 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कह रहे हैं 2 मार्क्स वाले, वो क्या है, ठीक है। तो वो क्या है? तो वो है हम लोग का यहाँ पे, कहां गए भैया, यहां, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं भैया क्या है। पहला क्वेश्चन बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। देखो भैया क्वेश्चन ध्यान सुन लो, ये क्वेश्चन आपकी जो है ना यहाँ पे सॉल्व करके मैंने दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, बस ये क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इसको आपको याद रहना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर बात करें मैनेजमेंट बाय बोला एक्सेप्शन इज ए मैनेजमेंट सिस्टम वेयर बिजनेस रिजल्ट आर कंपेयर एंगेज प्लान रिजल्ट विद बोला इंटरवेंशन ओनली व्हेन द डेविएशंस अकर। मतलब मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन की बातें चल रहा है, तो ये कंपेयर किया जाता है उससे कितना बेटर परफॉर्मेंस हुआ। अगला क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की अगर बातें करें तो मैंने आपको अगर बात का वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, क्लासेज में। जो ग्लोबलाइजेशन होता है बच्चा, वो एक तरीके से मल्टीनेशनल लेवल की जो है ना कंपनियां अगर एक देश से दूसरे देश में जाकर अगर काम करता है ना, उसको क्या कह सकते हो, ग्लोबलाइजेशन। अब इसको पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। जो ग्लोबलाइजेशन इज अ डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, लिखा हुआ है। विश्व व्यापार की बातें कर सकते हैं, अर्थ की बातें कर सकते हैं, कल्चर्स एंड पॉपुलेशंस ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का मतलब क्या हुआ, अपने देश से दूसरे देश में जाकर जब व्यापार करने की बातें चलता है ना, एमएनसी, एमएनसी मतलब क्या, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, वहां पे भी हम कह सकते हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन की बातें होगा। चाहे आप रिलायंस की बातें करो, ठीक है ना, टाटा की बातें करो, महिंद्रा की बातें करो, ये सब क्या है, एमएनसी कंपनी है जो एक ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है, इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन की बातें चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ राइट टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो पहला होता है कंट्रोल इन्फ्लेशन, और दूसरे अगर बातें करें तो रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। अब बाकी बात तीसरा भी कह सकते हैं एस्टेब्लिश द इकोनॉमिक। ये आपका क्वेश्चंस का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें जो कर रहा है, इधर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, बोला कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर के द्वारा जो है वो क्या क्या है ना बातें कंट्रीब्यूशंस किया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्निकल कंट्रीब्यूशंस वाज द डेवलपमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज। अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो आपको यही बातें कहते हैं हम, जो भाई डेवलपमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज विच इन्वॉल्व सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ वर्क प्रोसेस। यही सब तो काम सिखाए हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन बोला गया एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के 2 लिमिटेशंस क्या है। पहली बात बोला कि डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मॉरलिटी के हिसाब से जो लिमिटेशंस है, और दूसरा बोला कि रेसिस्टेंस फॉर एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज के द्वारा जो बाधाएं आते हैं उसको पूरा करना। ये अच्छा लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज। अगर यहाँ पर अगर लिखा हुआ रहता डिसएडवांटेज के बारे में बताओ तो यही सेम आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 6 नंबर स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से क्या आपको दो एडवांटेज मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के भाई इंक्रीज करेगा एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, और दूसरा अगर बातें करें एफिशिएंसी ऑफ स्किल, उसका इंक्रीज करेगा। अगर कोई एम्प्लॉयज अगर ट्रेनिंग ले लेता है तो क्या होगा, उसके प्रोडक्शंस में ज्यादा मुनाफा आएगा, ज्यादा बढ़ोतरी होगा, और उसके स्किल भी डेवलप होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया व्हाट इज मीन्ड बाय ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है बंद, मतलब टेम्पोररी या परमानेंट डिस्चार्ज ऑफ वर्कर बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन आर शॉर्टेज ऑफ वर्क। मतलब कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है तो काम बंद, ले ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया 8 नंबर व्हाट इज मीन्ड बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग। द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, काम में रहते हुए अपने आप को ट्रेंड कर लेना ही जॉब ट्रेनिंग होता है।
मतलब काम पकड़े और काम करते करते हमने ट्रेंड भी हो गया, तो जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड एट द वर्क प्लेस। During their training, employee are familiarized with the working environment they will become part of। मतलब वो काम करते करते सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट आर द सेमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो बहुत सारे हैं बैरियर्स, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है सेमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन आर एब्स्ट्रैक्ट impediments to communication that distort and send message way that are not intent making difficult to understand। हो सकता है कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे जो बैरियर है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, जैसे मान लीजिए मिस कम्युनिकेशन की बातें करें, जो वर्ड हमने भेजा है उस वर्ड का मतलब कुछ और निकाल लेना, ऐसे बहुत सारे बैरियर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल इतना ही आप लिख सकते हो। मोटिवेशन क्या होता है बच्चा? मोटिवेशन इज द इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स ऑफ नीड या डिजायर दैट एक्टिविटीज डायरेक्ट एंड सस्टेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। एक लाइन में अगर कहें तो मोटिवेशन अगर कहा जाए तो किसी भी इंप्लॉयज के लिए इनकरेज करने के लिए होता है, काम के प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाने के लिए होता है। और मोटिवेशन सिर्फ अगर कहा जाए तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, उसको प्रमोशन के हिसाब से दिया जा सकता है, उसके हिसाब से इनकरेज किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे काम किया जा सकता है। बिहाइंड एक्शन फ्रॉम द सिंपल एक्ट लाइक ईटिंग कॉम्प्लेक्स लाइफ गोल्स इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स लाइक एक्टिवेशंस रेसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी, ये सब अगर होता है हम कह सकते हैं ये मोटिवेशन है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर बोला गया हाउ डज अ सुपरविजन एक्ट अ लिंकिंग पिन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑपरेटिव्स। द सुपरवाइजर्स प्ले ऑफ द लिंकिंग पिन ऑफ कम्युनिकेट्स द प्लान्स पॉलिसी डिसीजन एंड स्ट्रेटजी ऑफ मैनेजमेंट टू सबऑर्डिनेट्स एंड कंप्लेंट्स ग्रीवेंस एंड सजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू मैनेजमेंट, ये होता है। ठीक है, 12 नंबर की बात करें What do you mean by controlling? Controlling से क्या आप समझते भैया? The controlling is a process that बोला गया entails comparing actual performance to the desired outcome। मतलब ये अगर हम कोई काम कर रहे हैं जो मेरा गोल है कंपनी का, जो फर्म का, उसको अच्छे तरीके से अचीव किया जाए तो उसको कैसे किया जा सकता है? जब तक उसमें कंट्रोलिंग नहीं होगा तब तक। ठीक है, ये हुआ। अब 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया 13 नंबर स्टेट टू फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो कौन कौन सा हो सकता है भैया? तो पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से फैक्ट कर सकता है, और दूसरा है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, और तीसरा भी यहाँ बोल सकते हो सीजनिटी ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से भी, लेकिन आपसे दो पूछ रहा है तो आप दो ये जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे व्हाट इज कैपिटल गियरिंग। तो बोला गियरिंग इज द अमाउंट ऑफ डेब्ट इन द प्रोडक्शन टू इक्विटी कैपिटल्स दैट कंपनी यूज द फंड इट्स ऑपरेशंस। कंपनी प्रोसेस बोला गया हायर गियरिंग रेशियो एंड हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपको मैंने अकाउंटेंसी पढ़ाया है, फिलहाल यहाँ भी देख सकते हो स्टेटमेंट अगर बातें करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ये भी होता है हायर गियरिंग रेशियो जो होता है शो करता है हायर डेब्ट का। ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में इक्विटी के बातें चलता है। ठीक है, ये रहा आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे सेवंथ नंबर हाँ बोला गया यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय ले ऑफ, ये तो बता चुका है ना। अब 11 नंबर ये भी हो गया। हाँ, अब 50 नंबर क्वेश्चन बोला गया राइट द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। ये तो बहुत सिंपल सा बच्चा है, यहाँ पे इसका आंसर तो आप लोग खुद से दे सकते हैं। करंट एसेट का एग्जांपल क्या होगा? कैश। ठीक है ना, स्टॉक की बातें करो, डेब्टर्स की बातें करो, यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा हुआ है एसेट इंक्लूड कैश अकाउंट्स रिसीवेबल इन्वेंटरी कैश इक्विवेलेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है? ये सब का सब आपका क्या होता है? करंट एसेट होता है। What are the two components of capital market? The two main components of capital market की अगर बातें करें तो सबसे होता है प्राइमरी मार्केट where new security issue like IPO, ठीक है, इशू करता है कंपनी, इसको फ्रेश कैपिटल बोलते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में अगर बात किया जाए तो where already issue stock and bonds at trade like among investor providing liquidity। ठीक है, ये आप याद कर लेना बच्चा, जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई NSEI इज नॉन एज मॉडल एक्सचेंज, बहुत सिंपल है। तो NSEI के बाद का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द मॉडल एक्सचेंज बिकॉज इज पॉइंट एंड फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड बोला गया नेशनल वाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। जो NSEI होता है ना, ये ऑटोमेटिक है तो ये इन्वेस्टिंग के काम आता है, जो ऑटोमेटिक अगर कहा जाए ट्रेडिंग का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न एक्सचेंज माना जाता है आजकल जो स्टॉक एक्सचेंज की बातें करते हैं ना उसके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं उसका बातें कर रहा हूँ, आंसर के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें What are the function of a stock exchange? स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या हो सकता है बच्चा?
द स्टॉक मार्केट इज एरिया वेयर कंपनी आर रेज कैपिटल बाय इशू शेयर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे शेयर को इशू किया जाता है, इन्वेस्टर्स क्या करता है, बाय और सेल करता है, जिसको आप एक तरीके से कहते हैं ट्रेडिंग करना या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। ठीक है ना, आपको इतना अगर दिमाग में चल गया तो आप समझ गए हो। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट इज सोशल वेस्टेज। क्या एडवर्टाइजमेंट करना एक समाज के लिए अगर कहा जाए सोशल वेस्टेज है? कैसे? अब बोला यहाँ पे द एग्रीमेंट दैट एडवर्टाइजमेंट इज सोशल वेस्टेज स्टीम फ्रॉम पर्सपेक्टिव दैट आर रिसोर्सेज एंड एफर्ट पुट इनटू एडवर्टाइजमेंट डू नॉट क्रिएट जेन्युइन वैल्यू फॉर द सोसाइटी। ऐसा भी तो हो सकता है, जब आप कोई चीज के बारे में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो हो सकता है वो जेन्युइन नहीं हो, जिससे वो वेस्टेज माना जाता है, समाज उसको जो है ना नकार दिया हो, इग्नोर कर दिया हो, इसी वजह से हम कह सकते हैं ये एक सोशल वेस्टेज भी हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये इसको देख लिया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बोला गया मार्केटिंग क्या है, सेलिंग क्या है। मार्केटिंग बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडिया, इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड मूविंग देम टू कस्टमर। अगर कस्टमर के पास अगर जा रहे प्रोडक्ट को लेके मार्केटिंग हुआ। सेलिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप या चेंज प्रोडक्ट एंड सर्विस इनटू कैश, उसको बोलते हैं सेलिंग। आप प्रोडक्ट दिया, उधर से कैश आया, तो कैश दिया या लिया, तो यहाँ पे अगर बातें करें प्रोडक्ट दिया कैश लिया या कैश लिया प्रोडक्ट दिया, मतलब वो सेलिंग में आ गया, बेच दिया। ठीक है, मार्केटिंग की बात करें तो बोला कि ये एक तरीके से वाइडर स्कोप होता है, इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसका लिमिटेड स्कोप होता है। इट इज होल प्रोसेस इसमें होता है, इसमें एक छोटा सा प्रोसेस होता है, मार्केट का एक छोटा सा प्रोसेस है कि नहीं। उसी तरीके से बोला गया फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, इसमें बोला गया ज्यादा सामान बिकने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला गया यहाँ पे मार्केटिंग के लिए इट इज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, इसमें फ्रेगमेंटेड अप्रोच होता है, बेचना मतलब पर्सनली, इसमें सबके लिए बातें होता है। इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, सामने में तुरंत बेच दिए बातें खत्म। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे था ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 21 नंबर, बोला कि व्हाट इज लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है, तो कह सकते हैं यहाँ पे लोक अदालत इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट ऑफ रेडर्सल मैकेनिज्म। रेडर्सल मतलब होता है निदान। अगर मान लीजिए कंज्यूमर के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए यहाँ पे लोक अदालत है। अब लोक अदालत में जाओ, जितने भी पेंडिंग कोर्ट ऑफ लॉ होगा, प्री एजुकेशन स्टेज सेटल्ड होगा, compromise बोला गया amicably लोक अदालत have been given statutory status under the Legal Service Authority Act 1987 में है। ठीक है, उसके हिसाब से उसको मिल सकता है जवाब। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चा, व्हाट आर 3 टायर ऑफ फैक्टर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपको मालूम होना चाहिए, पहला जो टायर होता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम। अगर पहला अगर प्रॉब्लम हो रहा है 10 लाख तक अगर है या 10 लाख के नीचे है तो आप कहां पे जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाओ। मतलब आप कंज्यूमर हो और आपके साथ अगर कोई धोखाधड़ी अगर हुआ है तो आप कहां पे जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाओ, अगर आपके प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 10 लाख से कम है। उसके बाद बोला गया है अगर उससे अगर ज्यादा है 10 लाख से ज्यादा, ठीक है ना, 20 लाख तक होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में 20 लाख तक जा सकते हो। अब बोला गया स्टेट कमीशन में 20 लाख से ज्यादा और करोड़ के हिसाब से होगा तो स्टेट कमीशन, और उसके बाद करोड़ से अगर ज्यादा है 20 करोड़ तक है और उससे ज्यादा की बात होता है तो कमीशन मतलब नेशनल कमीशन में जा सकते हो। ये 3 फॉर्म आपको दिया गया, 3 टायर ऑफ जो है ना, यहाँ पे क्वेसी जुडिकल रिडल्सर होता है, यहाँ तीनों में जाकर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप एक कंज्यूमर्स हैं तो। व्हाट आर द रिस्क टेकन एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ बोला गया एंटरप्रेन्योर द्वारा क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो एंटरप्रेन्योर्स बोला गया फेस मल्टीपल रिस्क सच एज, वो बैंकरप्सी भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, कॉम्पिटिटिव रिस्क होता है, एनवायरमेंटल रिस्क होता है, रेपुटेशनल रिस्क होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब जो है ना भाई एंटरप्रेन्योर्स को ही पड़ता है। एंटरप्रेन्योर्स मतलब ये जो भाई खुद के दम पे, ठीक है ना, अपना पहचान अपने बिजनेस को बनाना ही एंटरप्रेन्योर कहलाता है, तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब बने बनाए हुए बिजनेस को चलाना थोड़ा सा मतलब उतना भी कहेगा आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी मुश्किलें हैं, लेकिन सबसे मुश्किलें क्या है, जो कोई काम पहले से नहीं किया हो और फिर आप वो काम कर रहे हो और उस बिजनेस को चला रहे हो या चलाना चाहते हो, तो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा रिस्क वाली बात होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि डिस्क्राइब बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। द बेसिस बोला गया यहाँ पे बेसिक फीचर दैट कैरेक्टराइज मैनेजमेंट
एज प्रोफेशन आर द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, द नीड फॉर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो यहाँ बोला कि बेसिक जो फीचर्स होना चाहिए मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट वही अच्छा होता है जिसके पास अच्छे वो ट्रेन होना चाहिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में उसको पता होना चाहिए, सर्विस मोटिव क्या है उसको पता होना चाहिए, वो एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो एक तरीके से मैनेजमेंट के लायक हो सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है राइट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस। तो कोऑर्डिनेशंस को अगर बात करें, एक इंटरनल और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल, याद रखो। 26 नंबर बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है अगर किसी भी कंपनी में किसी भी अगर बातें किया जाए, अगर दो या दो से ज्यादा अगर बॉस है तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किलें हैं। अब दो या दो से ज्यादा अगर बॉस है तो कोई एक होना चाहिए कमांड देने के लिए, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे आप देख सकते हो यूनिटी ऑफ कमांड बोला टेक सेवरल फॉर्म अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वाई। यूनिटी ऑफ कमांड मींस दैट ऑल द फोर्सेस फॉल अंडर वन रिस्पॉन्सिबल कमांडर। एक ही होना चाहिए तभी वो बिजनेस चल सकता है। आप बोलेगा नहीं सब अपने आप को बॉस अगर समझेगा तो बिजनेस चलेगा नहीं, इसीलिए वन बॉस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चा यहाँ पे प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस होता है, ये 5 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन है। बोला गया प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस होता है बिकॉज ये एक कंसिडर्ड एक्टिविटी होता है यूजिंग द फोरसाइट एनालिसिस, जजमेंट के लिए होता है, डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू और वेयर व्हेन अचीव टू गो, ठीक है, कब किस तरीके से किया जाएगा। इन्वॉल्विंग इमेजिनेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग रादर देन फिजिकल एक्शंस। Guessage work, it's about thinking ahead, developing so strategy and allocating resources mentally and to guide futures actions, making the fundamental and actual function of management। ये याद रखना। 28 नंबर बोला गया कैन प्लानिंग alone assure success is business? No, ऐसा नहीं है बच्चा। सिर्फ क्या प्लानिंग होने से आपको सक्सेस मिलेगा बिजनेस में? नहीं मिलेगा। प्लान बनाने से क्या कुछ मिलने वाला है? नहीं, उसमें अब अपना और भी तो काम है, और भी तो काम है, इसी वजह से प्लानिंग से नहीं काम चलेगा। नो प्लानिंग alone does not guarantee business success, it provides a crucial रोड मैप होना चाहिए। और आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। एबिलिटी एंड मैनेजिंग एक्सटर्नल फैक्टर लाइक मार्केट शिफ्ट्स, कंपटीशंस, इकोनॉमिक चेंजेस व्हिच आर रिक्वायर एक्शंस, नॉट जस्ट अ फोर्स आउट थॉट, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। सिर्फ प्लानिंग से नहीं होता है, एग्जीक्यूशन से भी होना चाहिए ना भैया। अब बोला कि 29 नंबर डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस। तो अभी मैंने आपको समझाया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, वैसे फिर से सुन लो। डेलीगेशन इन द बिजनेस इन द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी या रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। मैंने आपको अभी बताया है कि किसी को हम रिस्पांसिबिलिटी दे रहे हैं, मैंने समझाया है, ठीक है ना। सो एंड टास्क बोला गया विद इन द बिजनेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर विद इन कंपनीज प्रोफेशनल इन सीनियर position such as executive director or manager usually shift authority to the junior member of staff। तो डेलीगेशन जो होता है इसमें मतलब प्रॉक्सी एक तरीके से मान सकते हो। मान लीजिए मैं अगर बिजी हूँ तो हम अपने स्टाफ को अगर हम उसको अथॉरिटी दे दिए तो तुम जाओ कोई मीटिंग करके अगर आओ, तो हम यहाँ पे अथॉरिटी पर्सन हुए, वो एक डेलीगेशन पर्सन हो गया, ठीक है ना। वो मेरा काम जाके करेगा और वो कहाँ वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ वो मुझे आके एक्सप्लेन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा डेलीगेटेड पर्सन। बात समझ में आ गया, यही होता है। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डेलीगेशंस मैंने इसे बता दिया, ये कहाँ पे होता है, पासिंग ऑफ सम अथॉरिटीज फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट की तरफ ये जाता है। उसमें बोला गया डिसेंट्रलाइज बोला गया किसी के पास भी जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और 2 नंबर की बात है कि एप्लीकेशंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता है, एप्लीकेशन ऑफ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होता है। 3rd नंबर की बात है कि इट रिड्यूस द वर्कलोड मैनेजर्स, इट प्रमोट्स बोला गया डाइवर्सिटी के लिए होता है। और मैनेजमेंट टेक्निक इजी टू विड्रॉ होता है, लेस फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है भैया। इसमें जल्दी से आप जो है ना किसी को पावर देके तुरंत विड्रॉ नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो क्योंकि इसमें पर्सनली किसी को आप अपना पावर दे रहे हो। इसमें ऐसा नहीं क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट किसी को जो भी है पावर दिया जा सकता है, ठीक है। ये था बच्चा आपका 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। प्लीज इसको देखने का अच्छे से आप कोशिश करें और समझने का। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको ये बताना चाहूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप के क्वेश्चंस बेस पे चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। अगर आपको अकाउंटेंसी में
अकाउंटेंसी में किसी खास टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे कंपनीज की शेयर्स की बातें हो, चाहे डिवेंचर्स के बारे में कोई भी हो, ठीक है ना, आप मुझे कमेंट करें, आपको मैं सेपरेट वीडियो लेके समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।